Hello students, today we are starting a new portion in our 11th class syllabus, that is plant physiology. Plant physiology का जो portion है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. नीट 2020 में क्वेश्चंस भी इसमें बढ़कर आए हैं, इंक्रीज होकर आए हैं. प्लांट फिजियोलॉजी के पोर्शन से अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. और क्या महत्व बढ़ जाता है अगर सिलेबस कम हो जाएगा जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगले साल के लिए. अगर नीट 2021 में सिलेबस थोड़ा कम किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में एक्यूरेसी का मीनिंग और बढ़ जाता है. मतलब जो पढ़ा हो वो पूरा एकदम करेक्ट हो, क्योंकि कम सिलेबस में से क्वेश्चन आएंगे तो पर चैप्टर क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, क्योंकि टोटल क्वेश्चन तो उतना ही है ना. तो हमारे चैप्टर्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है. तो हमें पूरी बात और अच्छे से समझ में आनी चाहिए. प्लांट फिजियोलॉजी का ज़्यादातर पोर्शन कॉन्सेप्चुअल है, मेजॉरिटी पोर्शन दिमाग में बैठाना है. कॉन्सेप्ट दिमाग में एक बार बैठ गया, क्वेश्चन बनेंगे, सब बनेंगे, कुछ नहीं छूटेगा. बच्चे बनाकर आए हैं, सॉल्व करके आए हैं, सारे भी ठीक किए हैं. जो आप क्लास में पढ़ते हैं उससे सब क्वेश्चन बन जाएंगे. एनसीईआरटी का मटेरियल है, उसी का एक्सप्लेनेशन चल रहा है मेनली. तो वो बात जो क्लास का टारगेट है वो मेन ये है कि आपको सभी कुछ समझ में आना चाहिए. जो चैप्टर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दैट इज फोटोसिंथेसिस. बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है समझने के एंगल से. अगर हम देखें, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग पहचानते हैं. कुछ बच्चे नए जुड़ रहे हैं, उनके लिए जो एक पहला सवाल यही हो सकता है कि सर आप कौन? जो आपको लेक्चर्स मिलते हैं उनमें आपको जो इंट्रोडक्शन मिलता है दैट इज एसएस सर. पूरा नाम आपको बताया, स्वतंत्र सिंह. हाँ जी, मैंने कहा था नाम थोड़ा तिरछा है, लेकिन अब नाम है तो ऐसा ही रहेगा. ऐसे बच्चे पूछ रहे थे तो मैं कह रहा था कि पहली बार में तो कोई विश्वास नहीं करता है कि ये नाम है, क्योंकि कम लोगों का होता है. तो आई रिपीट, स्वतंत्र सिंह. सो वी कम टू अवर टॉपिक दैट इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले जो पॉइंट अराइज होते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज लेते हैं. फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें क्या एक्टिविटी चल रही है. छोटी क्लास से आप लोग पढ़कर आते हैं. इस प्रोसेस में लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. प्लांट ने क्या किया, लाइट एनर्जी ली और उससे केमिकल एनर्जी बना दी. क्या बना दिया केमिकल एनर्जी में? कार्बोहाइड्रेट्स बना दिए केमिकल एनर्जी में. कार्बोहाइड्रेट बनाकर अपने पास स्टोरेज करता रहता है प्लांट, अपने भी काम में लेता है और दूसरे एनिमल्स वगैरह को भी ये भोजन खाने में काम आता है. तो लाइट एनर्जी में जो एक प्रकार का रेडिएशन है, जो रेडिएशन एनर्जी होती है वो क्या होती है? फिजिकल एनर्जी है. फिजिकल एनर्जी है. और ये फिजिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी में. कार्बोहाइड्रेट रूपी केमिकल एनर्जी में इसका कन्वर्जन हो गया. अब इस पॉइंट को लिखने का तरीका एनसीईआरटी का क्या है, और वही लाइन क्वेश्चन में आ सकती है. क्योंकि फिजिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, दैट्स व्हाई फोटोसिंथेसिस इज रेफर्ड एज अ फिजिको-केमिकल प्रोसेस. फिजिको-केमिकल, बिकॉज फिजिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. इसलिए प्रोसेस क्या कहला रहा है? फिजिको-केमिकल प्रोसेस कहला रहा है. फिजिको-केमिकल प्रोसेस कहला रहा है फोटोसिंथेसिस का. तो ये एनसीईआरटी के लाइन का मीनिंग हो गया, फिजिको-केमिकल प्रोसेस. चैप्टर स्टार्टिंग में ही एनसीईआरटी ने फोटोसिंथेसिस में ये एक्सप्लेनेशन दिया है फिजिको-केमिकल प्रोसेस का. फिजिकल एनर्जी ऑफ लाइट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. अब इस प्रोसेस में क्या चल रहा है, अगेन जिसकी इक्वेशन भी आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी है, लेकिन आज उसका थोड़ा डिटेल आएगा. 6CO2 12H2O in presence of light and pigments. मेन पिगमेंट इज क्लोरोफिल. मुख्य पिगमेंट कौन है? क्लोरोफिल है. सबसे मुख्य पिगमेंट क्लोरोफिल है. इसकी प्रेजेंस में क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया. ये ग्लूकोज बन गया. प्रोडक्ट में भी वाटर फॉर्म हुआ और ऑक्सीजन रिलीज हुई. ये इक्वेशन लिख दी. सो क्या रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं, क्या रॉ मटेरियल यूज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर.
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके, लाइट की एनर्जी यूज करके, पिगमेंट्स जिस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, पिगमेंट्स का क्या रोल है, दे एब्जॉर्ब लाइट, इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे एंड देन दे फॉर्म केमिकल एनर्जी। कौन हुआ इसमें, ये ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ और फिर प्रोडक्ट में वाटर भी बन रहा है और O2 रिलीज हो रही है, जो भी ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, जो एक्चुअली में मेन प्रोडक्ट तो ग्लूकोज है, तो बाकी तो आगे बाय प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट है ग्लूकोज। अब यहां आपसे एनसीईआरटी ने क्या सवाल किया, एनसीईआरटी कहता है कि इस प्रोसेस में 12H2O क्यों यूज हुए, वाई 12H2O यूज्ड, आपसे सवाल किया एनसीईआरटी ने और सवाल पूछ के भाग गया। हाँ जी, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको साइंटिस्ट बना के छोड़ेगा, वो सब भारी भरकम सवाल पूछता है और भाग जाता है। ये पूछा उसने, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि वो पूछना क्या चाह रहा है। पहला पॉइंट ये है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। वो पूछना ये चाह रहा है, मैंने लिखा दे वांट व्हाट दे वांट टू आस्क, वो क्या पूछना चाहते हैं, व्हाई इट इज नॉट करेक्ट, मतलब ये जो मैंने नई इक्वेशन लिखी है ये करेक्ट क्यों नहीं है। मतलब मैं पहले ही बोल देता हूं कि ये इक्वेशन रॉन्ग है, ये जो नीचे लिखी है। वो आपसे यही पूछ रहा है कि 12H2O वाली इक्वेशन क्यों करेक्ट है और 6H2O वाली इक्वेशन क्यों करेक्ट नहीं है। क्योंकि केमिकली आप ऐसा भी तो कर सकते हो, ये 12 में से इधर के 6H2O माइनस कर दिए और इक्वेशन तैयार हो गई। केमिकली क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, पक्का बैलेंस है। कितने कार्बन, 6, कितने कार्बन है 6, कितने हाइड्रोजन है 6 × 2 12, कितने हाइड्रोजन है 12, कितने ऑक्सीजन है 6 × 2 12, तो ऑक्सीजन यहां से हो गए और 6 यहां से हो गए, 18 ऑक्सीजन हो गए, जिसमें से 6 ऑक्सीजन यहां पर और ये एटम 18, 12 इधर, 18 एटम पूरे हो गए ऑक्सीजन के। तो क्या ये इक्वेशन केमिकली बैलेंस्ड है? यस, ये इक्वेशन केमिकली बैलेंस्ड है, लेकिन फिर भी गलत है, फिर भी गलत है। वो आपसे यही पूछना चाह रहा है कि 6H2O वाली इक्वेशन क्यों करेक्ट नहीं है। पुरानी किताबों में या इवन आज भी कहीं छोटे मोटे लेवल पर ये इक्वेशन लिखी मिल जाती है, पर ये करेक्ट नहीं है, ना एनसीईआरटी इसको यूज करता। तो आपसे उसने यही पूछा है कि ये करेक्ट क्यों नहीं है। आंसर आएगा, ये इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि साइंस ऐसा प्रूव कर चुकी है कि जितनी भी ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में, वो सब की सब ऑक्सीजन वाटर से आती है। सब की सब ऑक्सीजन कहां से आती है? वाटर से। उल्टा चल के देखना मेरे साथ, 6O2 में ऑक्सीजन के कितने एटम? 12। 6O2, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, एटम कितने? 12। अब आप एक बात बताओ, अगर साइंस ऐसा कहे कि ये 12 के 12 एटम वाटर से ही आने चाहिए और कहीं से नहीं आने चाहिए, मतलब ये लाइन पे पूरा ध्यान देना, ऑक्सीजन से जा रही है और यहां जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। All O2 released in photosynthesis comes only from H2O, केवल H2O से आती है, ऑक्सीजन के नीचे से जा रहा है रोहित, केवल ऑक्सीजन से आती है। अगर केवल वाटर से आती है जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया इधर 12 एटम तो तब होंगे ना जब 12 H2O होंगे, तभी तो होंगे, वरना तो यहाँ तो ऑक्सीजन के एटम ही कम पड़ जाएंगे। यहाँ देख लो कितने एटम चाहिए आपको ऑक्सीजन, 12 एटम्स रिक्वायर्ड है 6 मॉलिक्यूल में, 6O2 में, और इस गरीब के पास तो 12 एटम ऑक्सीजन के है ही नहीं, 6 ही है, तो बाकी 6 कहां से लेने पड़ेंगे? CO2 से। लेकिन साइंस मना करती है, ऐसा होता ही नहीं है, CO2 वाला ऑक्सीजन एटम O2 के रूप में रिलीज होता ही नहीं है। तो CO2 वाला ऑक्सीजन कहां जाता है? CO2 वाला ऑक्सीजन कहां जाता है ये देखना, CO2 वाला ऑक्सीजन गया ग्लूकोज में, और कहा गया? प्रोडक्ट वाले वाटर में, ये गया। CO2 वाला ऑक्सीजन ग्लूकोज का पार्ट बनेगा, CO2 का ऑक्सीजन प्रोडक्ट में बने हुए वाटर का पार्ट बनेगा। ये 12 में से 6 एटम इधर चले गए, 6 इधर चले गए ऑक्सीजन के। लेकिन CO2 वाला ऑक्सीजन O2 के रूप में रिलीज नहीं होगा, यह प्रूव हो चुका है।
कैसे प्रूव हुआ है वो भी आगे चैप्टर में आएगा, पर एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। इसका मतलब यदि सारी ऑक्सीजन जो 6O2 रिलीज हो रही है, इफ इट कम्स ओनली फ्रॉम H2O, देन दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस 6H2O डज नॉट हैव सफिशिएंट ऑक्सीजन एटम्स टू जस्टिफाई 6O2, जबकि 12 H2O चाहिए, इसलिए 12 H2O वाली इक्वेशन ही करेक्ट है, 6 H2O वाली इक्वेशन करेक्ट नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर बैठता है दिमाग में? एक बार और बोलूंगा, फिर आंसर जो मैंने लिखा है वो भी दिखाऊंगा। 6 H2O वाली इक्वेशन करेक्ट नहीं है, 12 H2O वाली इक्वेशन जो यूज करती है वही करेक्ट है, क्योंकि तभी H2O इतनी ऑक्सीजन एटम प्रोवाइड कर पाएगा कि सारी ऑक्सीजन जो 6O2 रिलीज हो रही है वो कहां से आए? वाटर से। यही समझाने के बाद ये जो मैंने एरो लगाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पिंक वाला एरो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन वाटर वाली केवल कहां जा रही है। ये लिख दिया मैंने आंसर लिखा उस क्वेश्चन का मैंने। ऑल O2 रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम H2O ओनली लिखा है क्लियर, केवल H2O से आती है, इसलिए 12 H2O चाहिए। इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है, वो एक्सपेरिमेंट भी आगे आएगा। तो इसका मतलब 12 H2O वाली इक्वेशन को हमने साबित कर दिया कि वही करेक्ट है। ये प्राइमरी पॉइंट आ गया। अब इस इक्वेशन से हमें और क्या क्या लर्निंग आएगी, इक्वेशन देख लो फिर लर्निंग बोलूंगा। 6CO2 12 H2O, इन कार्बन का क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट। H2O में ऑक्सीजन के साथ क्या था? हाइड्रोजन। केमिस्ट्री लगेगी थोड़ी सी। H2O में ऑक्सीजन के साथ क्या था? हाइड्रोजन। लेकिन जब ये ऑक्सीजन O2 के रूप में रिलीज हो गई तो इससे हाइड्रोजन अलग हो गया, ये हाइड्रोजन अलग हो गया। कहां कहां चलेगा ये हाइड्रोजन? ये हाइड्रोजन देख लो कहां कहां चला गया। इस हाइड्रोजन का जो रास्ता है, ये हाइड्रोजन कहां कहां गया? यहां गया और यहां गया। वाटर का हाइड्रोजन यहां गया। पर एक बात तो पक्की है कि इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अलग हो गया, इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अलग हो गया। अब इसी में से कोई इक्वेशन पहले दिखा रहा हूं। CO2 से क्या बना? कार्बोहाइड्रेट। इस CO2 के साथ पहले कोई हाइड्रोजन नहीं था, अब हाइड्रोजन जुड़ा ग्लूकोज बनाने के लिए। इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन था, पर अब इस ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं बचा। इसका मतलब इस इक्वेशन में CO2 हाइड्रोजन गेन कर रहा है, CO2 हाइड्रोजन गेन कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, जबकि H2O हाइड्रोजन लूज कर रहा है। जो हाइड्रोजन गेन करे उसका रिडक्शन, मैंने रिजल्ट लिखा है। मोर लर्निंग फ्रॉम दिस इक्वेशन, मतलब ये कोई थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं होती है, बेसिक साइंस से आपसे पूछ सकता है। इक्वेशन तो लिखी है ना एनसीईआरटी में। CO2 इज रिड्यूस्ड, क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है, हाइड्रोजन एडेड, H मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है। जबकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि इसकी हाइड्रोजन लॉस्ट होती है, कार्बोहाइड्रेट में चली गई, नए वाटर में चली गई, पर जो ओरिजिनल रिएक्टेंट वाटर था उसकी हाइड्रोजन तो लॉस्ट हुई ना। सो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में किसका रिडक्शन? CO2 का। किसका ऑक्सीडेशन? वाटर का। जो हाइड्रोजन प्राप्त करे रिडक्शन हो गया, जो हाइड्रोजन लूज करे उसका ऑक्सीडेशन हो गया। और इसका मतलब दोनों ही प्रोसेस चल रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स प्रोसेस है। ये छोटे छोटे सवाल एकदम ऐसे फाइन ट्यूनिंग के क्वेश्चंस जो आपको देखते बनने चाहिए। अब इसके बाद और जानकारी आपसे जोड़ेगा, टर्म जोड़ेगा, जानकारी तो है आपके पास। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट की एनर्जी यूज हो रही है, सनलाइट की एनर्जी यूज हो रही है। जिस प्रोसेस में एनर्जी यूज हो वो कहलाता है एंडरगोनिक प्रोसेस, एंडरगोनिक प्रोसेस कहलाता है, मतलब एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और इसके लिए एक और टर्म है, यदि कोई प्रोसेस एनर्जी को कंज्यूम करके चल रहा है, दे आर ऑल्सो रेफर्ड एज अपहिल प्रोसेस। अपहिल प्रोसेस, अपहिल क्यों बोल रहे हैं? मतलब जैसे पहाड़ी पर ऊपर चढ़ने के लिए एनर्जी लगेगी तो एनर्जी कंज्यूम होगी,
नीचे गिरने के लिए एनर्जी नहीं लगती है। मेरे हाथ में ये बोर्ड का पेन है, मैं अगर इसको नीचे गिराऊं तो कुछ नहीं करना, बस इसको छोड़ दो, नीचे गिर जाएगा। लेकिन ऊपर जाने के लिए अगर इसको छोड़ दूंगा तो ऊपर चला जाएगा ना, अपने आप ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर तो लेके जाना पड़ेगा, मुझे एनर्जी लगेगी। अब मेरे एटीपी खर्च हो रहे हैं ना, इसको ऊपर ले जा रहे हैं, मैं बाजू को ऊपर ले जा रहा हूँ, आर्म को ऊपर चला रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपहिल प्रोसेस होता है वो भी एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो ये केवल शब्दों का बदलाव है। एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस और एंडरगोनिक प्रोसेस और अपहिल प्रोसेस। तो इक्वेशन की जानकारी दे दी, टर्मिनोलॉजी बता दी, क्या किस प्रकार के क्वेश्चंस कनेक्ट किए जा सकते हैं। CO2 का रिडक्शन, वाटर का ऑक्सीडेशन, इक्वेशन में रेडॉक्स प्रोसेस, एंडरगोनिक प्रोसेस। फिर एनसीईआरटी लेता है फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री। मैंने लिखा हिस्ट्री, हिस्ट्री किसकी? अरे कंट्री की, दुनिया की हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हम, यहाँ हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ने नहीं बैठ गए। ये हिस्ट्री आ रही है फोटोसिंथेसिस के बारे में, कुछ बैकग्राउंड वही हिस्से लिए हैं जो एनसीईआरटी ने बताए हैं। सबसे पहले नाम आता है स्टीफन हेल्स का। स्टीफन हेल्स इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। उनको रिगार्ड किया जाता है एज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। स्टीफन हेल्स वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्लांट्स के न्यूट्रिशन में, प्लांट्स की ग्रोथ में एयर और लाइट के रोल के बारे में बताया। एयर और लाइट के रोल के बारे में बताया, साबित नहीं किया, केवल बताया। मेरे शब्दों पर ध्यान देना है, फर्स्ट स्टेटेड, केवल बताया। साबित करने वाले आगे आएंगे कि प्लांट के न्यूट्रिशन में एयर का और लाइट का रोल होना चाहिए। क्यों कहा इन्होंने ऐसा? शुरू में ऐसा समझा जाता था कि प्लांट न्यूट्रिशन मिट्टी से ले रहे हैं क्योंकि मिट्टी में उगे हुए हैं। लेकिन एक सामान्य सा और पुराने समय का एक्सपेरिमेंट किया गया। उसमें क्या किया? एक पौधा लिया, छोटा सा पौधा लिया, उसका वजन तोल लिया, लिख लिया। फिर गमले में मिट्टी डाली, वजन तोल के लिख लिया, मिट्टी का वजन गमले में डाल दी, पौधा लगा दिया। उसको साल 2 साल तक उगाया, पौधा बड़ा हो गया, खूब बड़ा हो गया 2 साल में। फिर उसके बाद 2 साल बाद पौधे को गमले में से उखाड़ लिया, मिट्टी सब गमले में डाल दी, वापस निकाल के जितनी भी मैक्सिमम डाल सकते थे। पौधे का वजन तोला, वो तो कितने किलो बढ़ गया। मिट्टी का वजन तोला तो उसमें कुछ ग्राम की कमी आई। तो साइंस ने सीधा कहा ऐसा नहीं हो सकता कि मिट्टी के वजन में तो केवल कुछ ग्राम की कमी आ रही है और पौधे का वजन कई किलो हो गया। इट मींस प्लांट को न्यूट्रिशन कहीं और से भी आ रहा है। स्टीफन हेल्स ने अपना बेसिक दिमाग लगाया कि भैया प्लांट अगर मिट्टी में उगा है तो और कहाँ संपर्क में है? छोटे बच्चे को भी दिखेगा, एयर के संपर्क में है। और क्या आ रही है उस पर? लाइट आ रही है सन की। तो इसका मतलब उन्होंने कहा अपने बेसिक पॉइंट से दैट एयर एंड लाइट मस्ट हैव रोल इन प्लांट ग्रोथ। एयर और लाइट का रोल होना चाहिए प्लांट ग्रोथ में। और ये इनके आगे आने वाले टाइम में दोनों चीजें साबित हुई। कैसे साबित हुई? जोसेफ प्रिस्टले का नाम आता है पहले। जोसेफ प्रिस्टले, वेरी इंटरेस्टिंग एंड फेमस एक्सपेरिमेंट विच इज कॉल्ड बेल जार एक्सपेरिमेंट, जो इन्होंने 1770 में कंडक्ट किया। 1770, हाँ जी, टाइम पहचान रहे हो? तो ये लोग काफी समय पहले से इस प्रकार की जो एक्सपेरिमेंटल साइंस है उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। ऐसे तो हिस्ट्री वाइज देखें तो ज्यादा पुरानी हिस्ट्री में चले जाएं तो हमारे कंट्री में भी साइंस का अच्छा डेवलपमेंट रहा, लेकिन बीच में काफी पीरियड ऐसा आया जहां पर हमारा और साइंस का कोई ज्यादा वास्ता नहीं रहा, कमजोर हो गया संबंध साइंस का। इसी समय में इन यूरोपियन देशों ने और अमेरिकन रीजन ने तरक्की की साइंस में। 1770 के टाइम में, इतने पुराने समय में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बेल जार एक्सपेरिमेंट। क्या है बेल जार एक्सपेरिमेंट? दिखाऊंगा। इसकी सहायता से इन्होंने साबित किया क्या? प्रूव्ड द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन प्लांट ग्रोथ। जो ऊपर बात स्टीफन हेल्स कह रहे थे उसमें से एयर वाला भाग किसने साबित किया? जोसेफ प्रिस्टले ने साबित किया। जोसेफ प्रिस्टले ने एयर वाले भाग को साबित किया बेल जार एक्सपेरिमेंट की सहायता से 1770 में। कैसे साबित किया? ये आ गया। इन्होंने पहले एक सेटअप लगाया,
पहले सेटअप पे ध्यान देना पहले, जिसमें ये बेल जार, इस बेल जार के अंदर उन्होंने क्या रखा, एक बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती, और एक चूहा। हाँ, चूहा है, आर्ट पे कम ध्यान देना है और साइंस पे ज्यादा देना है। ये चूहा है। रिजल्ट क्या आया, कुछ ही समय में कैंडल जलना बंद हो गई और चूहा मर गया। ये ऐसे मतलब मर गया, कैंडल जलना बंद हो गई, उसको उल्टा करने का मतलब है, समझ जाना, मर गया। तो कैंडल जलना बंद हो गई और चूहा मर गया। अब इन्होंने ये रिजल्ट यहां मैंने मेंशन किया, कैंडल स्टॉप्ड बर्निंग एंड माउस डाइड, और आगे क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने, ऐसा क्यों हुआ। प्रिस्टले ने अपने आप से बेसिक सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। और आप देखो साइंस में छोटी छोटी चीजों का कितना बड़ा मतलब है। प्रिस्टले ने खुद को जवाब दिया कि इस बेल जार के भीतर अगर इस कैंडल और माउस के सिवा कोई तीसरी चीज है तो वो एयर है। इसका मतलब एयर क्वालिटी में कोई बदलाव आया है जिसकी वजह से कैंडल जलना बंद हो गई और माउस की डेथ हो गई। ये जवाब था अपने आप को पहले प्रिस्टले का। आई रिपीट, प्रिस्टले ने अपने दिमाग में सोचा चूहा क्यों मरा, कैंडल जलना क्यों बंद हुई। उन्होंने जवाब दिया कि इस बेल जार के अंदर अगर चूहे और मोमबत्ती के सिवा कोई तीसरी चीज है तो वो एयर है। इसका मतलब एयर में ही कोई ऐसा बदलाव आया है जिसकी वजह से चूहा मर गया और कैंडल जलना बंद हो गई। फिर अपने हिट एंड ट्रायल में प्रिस्टले ने दूसरा सेटअप लगाया, सेट बेल जार, लेकिन इस सेट में चूहा, मोमबत्ती और प्लांट, गमले में छोटा सा पौधा, मिंट प्लांट लिया था, उधर भी मैंने मेंशन किया है, मिंट प्लांट लिया था, एनसीईआरटी मेंशन करता है। ये सेटअप लगाया। अब इस केस में कैंडल बर्निंग एंड माउस अलाइव, कैंडल जलती रही और माउस जिंदा रहा। कब? विदाउट प्लांट। जब क्या रख दिया? प्लांट रख दिया, मिंट प्लांट रखा था। बच्चों के क्या क्या सवाल होते हैं, कुछ तो एकदम फालतू होते हैं। मतलब सर चूहा तो यहां मर गया था तो ये जिंदा कैसे हो गया? अबे वो चूहा नहीं है भाई, वो मर गया, मर जाने दो उसको। चूहे बहुत है दुनिया में, नया चूहा है, मरे हुए को कैसे जिंदा करेंगे? मोमबत्ती तो ले सकते हैं, वो चूहा थोड़ी वो ले आएंगे, मर गया वो तो। ये अलग चूहा है, मरे हुए को नहीं जिंदा कर सकते प्रिस्टले, कोई नहीं कर पाया आज तक। फिर उसके बाद सर मिंट का पौधा ही क्यों लिया? मिंट का पौधा मतलब यहाँ नहीं कि कोई पुदीने की चटनी बनानी है उनको, मिंट का पौधा इसलिए लिया है भाई, छोटा पौधा चाहिए, बेल जार के अंदर रखना है, नीम थोड़ी उगा देंगे इस बेल जार के अंदर। तो इसका मतलब ये सेटअप उन्होंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लगाया, छोटा पौधा लिया, ये माउस लिया, कैंडल लगी और मिंट प्लांट को लगा के। पर एक बात समझ में आ गई, अगर प्लांट के साथ है तो एयर की क्वालिटी में वो खराबी नहीं आएगी जिससे चूहा मर जाए और कैंडल बंद हो जाए। इसका मतलब ये दोनों डायग्राम क्या बता रहे हैं, अगर माउस ब्रीथ करे, कैंडल बर्न करे तो एयर की क्वालिटी में खराबी आ जाती है जिससे कैंडल बंद हो जाएगी और माउस मर जाएगा। पर इस खराबी को होने से कौन रोकता है, कौन उसको रिवर्स करता है? प्लांट। यही बात समझ में आती है ना। ये कंक्लूजन, ये रिजल्ट लिखा, यही कंक्लूजन दिया था प्रिस्टले ने। कैसे दिया था मैंने उसको समराइज करके यहां लिखा है। ये कंक्लूजन प्रिस्टले का। प्रिस्टले कहते हैं ब्रीदिंग बाय माउस एंड बर्निंग ऑफ कैंडल, इसका क्या प्रभाव होता है? दे मेक एयर इम्प्योर, इम्प्योर एयर हो जाती है इससे, उधर जाना है, इससे क्या होता है? एयर इम्प्योर हो जाती है, एयर इम्प्योर हो जाती है। इस इम्प्योर एयर को टेक्निकली क्या बोलते हैं? फ्लोजिस्टोन। फ्लोजिस्टोन शब्द का अर्थ होता है पॉइजनस। चूंकि चूहा मर गया था तो उसको उन्होंने पॉइजनस या इम्प्योर एयर कहा, लेकिन प्लांट इस पॉइजनस या इम्प्योर एयर को यूज करके वापस क्या बना देते हैं? प्योर एयर बना देते हैं। और प्योर एयर का टेक्निकल टर्म यहाँ पर
डीफ्लोजिस्टोन। इम्प्योर एयर, फ्लोजिस्टोन पॉइजनस, और किसी चीज को डी पॉइजन करना मतलब उसका पॉइजनस इफेक्ट समाप्त कर देना, डीफ्लोजिस्टोन या प्योर एयर। और इस प्रकार से प्लांट अपना रोल प्ले करते रहते हैं। तो जिस एयर को इम्प्योर बना रही है ब्रीदिंग एंड बर्निंग, उसको प्योर कौन कर रहे हैं? प्लांट। ये पूरा कंक्लूजन लिख दिया, ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन दिया। अब ये कंक्लूजन बिल्कुल बहुत समराइज्ड फॉर्म में लिखा है और एकदम टेक्निकली पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन करूंगा, समझ में आते ही क्वेश्चन करूंगा। तुरंत बेल जार आपको दिखाऊंगा, ये बेल जार है। पहले वाले सेटअप पे ध्यान देना, ये आपको दिख रहा है कि कैंडल जलने, माउस की ब्रीदिंग होने से चूहा मर गया और कैंडल जलना बंद हो गई। आपसे यहां वाई में आपको दो ऑप्शन देगा कि चूहा मरने और कैंडल के बंद होने का क्या कारण है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सारी कहानी खुद ही सुना देगा, चूहा मर गया, कैंडल बंद हो गई। एक ऑप्शन देगा O2 की डेफिशिएंसी हो गई, और दूसरा ऑप्शन देगा CO2 इंक्रीज हो गई। O2 डिक्रीज्ड, CO2 इंक्रीज्ड। आंसर आपको एक ही देना है इनमें से, तो आपको चूज करना है कि क्या करेक्ट आंसर है। हाँ जी, अपना अपना दिमाग लगा लो, फिर मैं बोलूंगा। बात तो दोनों सच्ची है। जब हम सांस लेंगे ऑक्सीजन यूज करेंगे, कैंडल जलेगी, कंबशन भी ऑक्सीजन यूज करता है, तो इस चैम्बर में, बेल जार के चैम्बर में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब हम सांस छोड़ेंगे तो CO2 रिलीज होगी, कंबशन से भी CO2 रिलीज होगी, CO2 बढ़ेगी। बात दोनों सच है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि चूहा क्यों मरा, तो करेक्ट आंसर जो बनता है वो है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ये बेटर आंसर है। क्यों? ये देखो गेम, साइंस का गेम। हम सांस ले रहे हैं भाई, अगर हमारे चारों तरफ थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो क्या हम उससे मर जाएंगे ना? लेकिन अगर ऑक्सीजन ना मिले तो मर जाएंगे ना। इट मींस मुख्य कारण CO2 नहीं है, मुख्य कारण ऑक्सीजन की कमी होना है, वो समाप्त हो रही है, इसलिए ये रिजल्ट आया है। तो आपको एक्यूरेट आंसर पर पहुंचना है कि एक्यूरेसी कहां पर है। ये बेटर आंसर है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बेटर आंसर माना जाएगा। तो ये आ गया क्वेश्चन यहां पर। तो इसका मतलब ये मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको पहले दे दिया, वो क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन के लिए तैयार रहना मेंटली। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही अब ये तो प्रिस्टले ने बता दिया था कि प्लांट एयर को प्योर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने और दिमाग चलाया, लोगों ने भी उनसे पूछा कि भाई प्योर होने में ऐसा क्या कर रहे हैं प्लांट। एनसीईआरटी का ईयर लिखूंगा। प्रिस्टले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। तो ये भी एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है, ये भी साथ में याद रखनी है। तो पहले तो उन्होंने एयर को प्यूरिफाई होने की कहानी सुना ली, और फिर प्रिस्टले ने ही ऑक्सीजन को डिस्कवर किया एक्सपेरिमेंट के कुछ साल बाद। तो ये पूरी कहानी आ गई प्रिस्टले की, फुल स्टोरी बता दी। कोई भी क्वेश्चन बने सॉल्व होना चाहिए। फिर उसके बाद अगले साइंटिस्ट का नाम आता है, अगेन जो एनसीईआरटी ने लिया, इंजनहॉस। हाँ, नाम ये भी थोड़ा अलग है, इंजनहॉस। इंजनहॉस इन्होंने भी बेल जार सेटअप का उपयोग किया, इन्होंने भी बेल जार सेटअप का उपयोग किया है। इन्होंने क्या प्रूव किया? लाइट का रोल। हमने कहा था ना, स्टीफन हेल्स ने दो चीजों के बारे में बात की थी, एयर एंड लाइट। एयर हम प्रूव कर चुके, अब मैटर आ गया लाइट का, प्लांट न्यूट्रिशन में, और या फिर एयर प्यूरिफिकेशन। क्या किया इन्होंने? एकदम आसान तरीके से इन्होंने भी बेल जार सेटअप का उपयोग किया। मैंने कहा इन्होंने भी, क्योंकि पहले प्रिस्टले यूज कर चुके थे,
कैसे उपयोग किया। अब दोबारा बेल जार नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। माउस एंड प्लांट, इनको बेल जार के अंदर रखा। बेल जार एक ही बार लिख दिया, लेकिन कहां रख दिया, डार्क में। दूसरा बेल जार सेटअप लिया, माउस प्लस प्लांट, कहां रखा, लाइट में। अब रिजल्ट का अंतर पहचानना, चूहा और प्लांट का कॉम्बिनेशन बेल जार में अंधेरे में रखा तो चूहा मर गया। चूहा और प्लांट का कॉम्बिनेशन लाइट में रखा तो चूहा जिंदा रहा। इंजनहाउस ने फिर सवाल किया कि अच्छा, प्रिस्टले ये कहते हैं कि प्लांट एयर को प्यूरिफाई करते हैं, लेकिन ये बात अधूरी है। प्लांट एयर को अगर प्यूरिफाई करते हैं, खाली प्लांट का ही रोल है, तो अंधेरे में मेरा चूहा क्यों मर गया? अंधेरे में चूहा क्यों मर गया? अंधेरे में चूहा क्यों मर गया? उन्होंने कहा कि प्लांट एयर को प्यूरिफाई तो करते हैं, लेकिन लाइट भी चाहिए। बिना लाइट के प्लांट ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। तभी तो कोई चूहा जिंदा रहा जो बेल जार प्लांट के अंदर प्लांट के साथ था, लाइट की प्रेजेंस में। वो चूहा मर गया जो प्लांट के साथ तो था, लेकिन डार्क में था। इसका मतलब लाइट इज नेसेसरी फॉर एयर प्यूरिफिकेशन बाय प्लांट्स। तो रिजल्ट आ गया इनके द्वारा, लाइट इज नेसेसरी फॉर एयर प्यूरिफिकेशन बाय प्लांट्स। यह साबित हो गया। आप सवाल कर सकते हैं, सर इसमें प्लांट न्यूट्रिशन की बात कैसे आई? बेटा, लाइट एनर्जी की फॉर्म है। जब कोई इतनी एनर्जी लेगा तो एनर्जी तो बॉडी में ही जाएगी ना, उसके किसी ना किसी काम आएगी ना, न्यूट्रिशन में तो काम आएगी। लाइट तो एनर्जी है ना, तो इसका मतलब लाइट की एनर्जी प्लांट की बॉडी के अंदर जा रही है, क्योंकि जो ऑक्सीजन रिलीज होके आई वो थोड़ी अपने साथ एनर्जी ले आई, तो एनर्जी तो इसका मतलब प्लांट के पास रहेगी। तो ये साबित हो गया कि प्लांट के न्यूट्रिशन में लाइट का रोल है। किसने साबित किया? इंजनहाउस ने साबित किया कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस प्लांट चला रहे हैं, ये लाइट को यूज करता है। मतलब आज जब हम इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, तो इसमें जो फोटो लगा है उसका मतलब यह लाइट, फोटो वर्ड मतलब लाइट। इसको सबसे पहले जो साबित किया किसने? इंजनहाउस ने। इंजनहाउस ने और भी काम किया है। वो काम क्या है? उन्हीं का काम चल रहा है अभी। He also proved that O2 is released only from green parts. O2 रिलीज तो होती है। आप देखो, इन्होंने O2 रिलीज पर दो काम किए। एक तो काम इनका O2 रिलीज पर आ गया कि लाइट चाहिए। दूसरा, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि केवल ग्रीन पार्ट से होती है। कैसे ऑब्जर्व किया? इन्होंने एक हाइड्रोफिटिक प्लांट लिया। हाइड्रिला लिया, जो कि एक हाइड्रोफाइट है, प्लांट पानी में उगता है, और इसको एक कांच की जो कीप है उससे ऐसे कवर किया, सेटअप लगाया ऐसा, और फिर लाइट प्रोवाइड की। अंदर उन्होंने लाइट देने के बाद क्या ऑब्जर्व किया? जो हरे वाले भाग हैं पौधे के, उनके आसपास ऑक्सीजन के बबल्स नजर आ रहे हैं। O2 बबल्स फ्रॉम ग्रीन पार्ट्स। ये देखो, ये पिंक कलर से बनाया ना, बबल्स है ऑक्सीजन के ग्रीन पार्ट्स के आसपास। जबकि जो नीचे नॉन ग्रीन पार्ट है, नो O2 बबल्स, नो O2 बबल्स फ्रॉम नॉन ग्रीन पार्ट्स। तो ऑक्सीजन के बबल्स यहां नजर नहीं आ रहे हैं, यहां नॉन ग्रीन में, यहां नजर आ रहे हैं ग्रीन पार्ट पे। तो इसका मतलब ग्रीन पार्ट का भी रोल है। क्लोरोफिल तब तक डिस्कवर्ड नहीं था, ग्रीन पार्ट। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन बनाए और अगर ग्रीन का ऑप्शन ही ना हो तो क्लोरोफिल भी मानना पड़ेगा, बट अदरवाइज तब तक क्लोरोफिल डिस्कवर्ड नहीं था। उन्होंने यही कहा था कि ग्रीन पार्ट का रोल है। आप क्या क्या सवाल कर सकते हैं? सर हाइड्रोफाइट ही क्यों लिया? ओ भाई, खुले में अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऑक्सीजन तो एयर में मिक्स होकर गायब हो जाएगी, दिखेगी कैसे? ये लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बेसिक साइंस लगाते हैं भाई। बबल्स दिखेंगे कहाँ से अगर एयर में एक्सपेरिमेंट करेंगे? बबल्स देखने के लिए तो पानी के अंदर से ही ना। तो इसका मतलब ये सब सेटअप पानी के अंदर। फिर सर ये कीप क्यों लगाई ऊपर कांच की? इसलिए लगाई कि अगर कोई सवाल करने लगे कि ये बबल्स ऑक्सीजन के ही हैं, साबित करो। माचिस की एक तिल्ली जलाकर इसके ऊपर ले आओ, तेजी से जलने लगेगी,
क्योंकि ऑक्सीजन इकट्ठा होकर यहाँ से बाहर रिलीज होगी, धीरे धीरे साबित हो जाएगा ऑक्सीजन है। तो ये सब अपना सेटअप उन्होंने एक्यूरेट लगाया है। इससे साबित हो जाएगा कि ये जो O2 बबल्स आ रहे हैं केवल कहाँ से, ग्रीन पार्ट से आ रहे हैं। तो ये इंजन हाउस का पूरा काम आ गया। उसके बाद एक छोटा सा और वर्क है यहाँ पर, जेवी शैक्स, जूलियन वॉन शैक्स, वो व्यक्ति, वो साइंटिस्ट जिन्होंने बताया कि स्टार्च फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, इसी को प्लांट भोजन के रूप में बनाकर स्टोर करते हैं। प्लांट्स में इसका स्टोरेज होता है, जो भी सुटेबल जगह हो, कहीं कहीं पर स्टेम में, रूट्स में कई मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होते हैं, मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं आप, ट्यूबर्स, राइजोम्स वगैरह हैं, उनमें स्टोरेज होता है इनका। तो ये स्टार्च को बनाकर ये उसको स्टोरेज करता रहेगा। आप क्या सवाल कर सकते हैं, सर आपने शुरू में कहा था ग्लूकोज बनेगा। भाई पहले भी कह चुका हूँ, बायोमोलिक्यूल में भी बताया है, ग्लूकोज का ही पॉलीमर तो स्टार्च है, तो ग्लूकोज से ही किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, स्टार्च का। तो फोटोसिंथेसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट माना जाता है वो क्या माना जाता है, स्टार्च माना जाता है। रिएक्शन जब लिखते हैं ग्लूकोज के संदर्भ में लिखते हैं, क्योंकि वो एक मुख्य केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, जबकि ये फिर उसका पॉलीमर बन रहा है। ये क्या बन रहा है, उसका पॉलीमर बन रहा है। तो ये इन्होंने छोटा सा पॉइंट यहाँ पर इसके बारे में बताया, पर क्योंकि एनसीईआरटी नाम लेता है तो हमें एक एक लाइन का मीनिंग आना चाहिए।